वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा ब बैकग्राउंड दे दूँ कि 2009 के अंदर जब मैं अपनी जॉब छोड़ के यूएई मूव कर रहा था, तो उस टाइम पर ग्रेजुइटी हमारी आई थी और ग्रेजुइटी मेरे बैंक के अंदर आई थी। मैं किसी काम से बैंक गया तो मुझे बैंक के मैनेजर ने बोला कि आपके पास इतनी अमाउंट आई है, तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट विद अस? तो मैंने थोड़ी-सी उसे डिटेल ली। ख़ैर मुझे वो पैसे अपने काम के लिए चाहिए थे और मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी कि यार ये चीज़ जो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, आई वोंट रियली गो विद दैट और मुझे अभी इन पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा इनको। जो जो टर्म यूज़ की थी उस टाइम पर 2009 में वो बात हुई थी बैंक एश्योरेंस की। उसके ख़ैर वो बात आई गई हो गई थी। उसके बाद भी 1-2 दफ़ा मेरे अपने फ़ादर को जब वो उन्होंने एक ट्रांज़ैक्शन की थी, उसके बाद उनके पास पैसे आए थे, तो अगेन उनके बैंक ने उनको भी लूर किया था कि आप ये प्रोडक्ट ले लें। इसके अलावा मैंने और बहुत सारे लोगों से भी सुना था और रिसेंटली एक ट्रेंड चला है, मैंने उसके अंदर भी देखा था, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे थे। बैंक इंश्योरेंस से रिलेटेड। इसके अलावा भी और जो लोन शार्क्स की ऐप हैं, जैसे जो पे डे लोन्स होते हैं, उस तरह की जो ऐप्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, वो दूसरी एक वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ये बैंक इंश्योरेंस के ऊपर और ये इस एज़ अ प्रोडक्ट क्या है और ये किस तरह से स्कैम होते हैं लोग पाकिस्तान के अंदर। एक बड़ा मतलब जिसे कहना चाहिए कि ये अच्छे-अच्छे बैंक्स, अच्छी-अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज़ उस रैकेट के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, जिसको ऑल्दो कि प्रोडक्ट इतनी बुरी नहीं है, लेकिन लोगों को कम्युनिकेट इस तरह नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग गलत परसेप्शन लेके इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं और फिर रोते रहते हैं और फिर कंप्लेंट्स होती हैं और फिर उनका सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे वो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे थे, जो कि मैं लेट्स से एट दैट टाइम मैं 29 का हूँगा, तो 29 इयर्स ओल्ड के लिए भी सेम प्रोडक्ट थी और लेट्स से मेरे फादर को जब 65 इयर्स के थे, उन इन दोनों एज ग्रुप को वो सेम प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे थे, सेम किस्म के रिस्क्स के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती या मिसरिप्रेज़ेंटेशन थी वहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं, लोग डरते हैं कि लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इंश्योरेंस को कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो जब इंश्योरेंस कंपनीज़ को ने ये देखा कि यार इसको इस तरह से तो आप नहीं बेच सकते, तो बेहतर ये है कि बैंक्स के थ्रू बेचें उसको। क्योंकि बैंक्स पे ट्रस्ट होता है लोगों का, तो लोग जो है जब बैंक के थ्रू कोई बात आती है तो उस पे ज़्यादा उसकी वेटेज होती है और वो उसको उसको यू कैन से कि समझ लेते हैं। इसी वजह से इसका नाम बैंक इंश्योरेंस रखा गया था। होता क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो पीछे काम कर रही होती हैं और उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो उनको डिवाइस करते हैं और बैंक्स को बता देते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं और इसको आपको बेचना है। अब बैंक वालों को पता होता है कि कौन-सा बंदा उनके पास जो आया है, वो क्या, उसकी क्या नेट वर्थ है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, तो बैंक के जो भी स्टाफ होता है, वो आपको पिच कर देता है एक अपनी तरफ से कि उसको भी कमीशन मिलता है। बाय द वे ये कमीशन बेस्ड है। हर बंदा कमीशन ले रहा होता है इसके अंदर। बैंक को अपना कमीशन मिलता है, जो सेल्स एजेंट होता है उसको अपना कमीशन मिलता है, जो बैंक के अंदर आपको डील कर रहा होता है डायरेक्ट एज़ अ कस्टमर, वो उसको अलग कमीशन मिलता है। हर बंदा कमीशन के ऊपर चल रहा होता है और वहाँ पर जो इवेंचुअली इम्पैक्ट आता है वो आप नॉर्मल बंदे के ऊपर आता है, जो नॉर्मल एक अकाउंट होल्डर होता है, अगर वो ले लेता है तो। उसके अंदर बहुत सारे ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की हुई थी कि हमें कहा कुछ था और मिला कुछ है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी इस तरह की ऑफ़रिंग देखें बैंक की तरफ से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो हर सूरत में उसको पूरी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पढ़ें। इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ बैंक इंश्योरेंस की, इसके अंदर आपको ये समझें कि होता क्या है, बैंक इंश्योरेंस में बेसिकली इंश्योरेंस होती है और इन्वेस्टमेंट प्लान मिक्स अप होता है। तो अगर आप इसको ऐसा समझें कि ये एक इंश्योरेंस है, फिर तो ठीक है। थोड़ा बहुत उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको समझें कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, फिर ये गलत हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको लेंगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। आपको 3-3 साल तक तो इसका लॉक इन पीरियड होता है कि आप 3 साल पहले से पैसे निकाल ही नहीं सकते और आप निकालते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी पेनल्टी लगती है। इनफैक्ट इतनी पेनल्टी लगती है कि आप ये सोचें कि आप फ़र्ज़ करें 3 साल तक आप ये पैसे जमा करते रहे, 1-1 लाख रुपए हर साल जमा करते हैं तो 3 लाख रुपए हो जाते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि लेट्स से पहले साल 1 लाख रुपए जमा किए, दूसरे साल 1 लाख रुपए जमा किए। जब दूसरे साल आपने 1 लाख रुपए जमा किए, 2 लाख रुपए हो गए, तो आपने ये सोचा नहीं यार मुझे ज़रूरत पड़ रही है या मुझे समझ नहीं आ रही स्कीम, मुझे पैसे निकालने हैं। तो एट सम टाइम्स आपको 40% तक का इसमें पेनल्टी देनी पड़ती है। तो 40% का समझ लें कि 2 लाख आपने जमा किए, तो ऑलमोस्ट 80,000 90,000 रुपए आपके इसमें से कट जाएँगे और बाकी के पैसे आपको मिलेंगे एज़ अ पेनल्टी। तो ये चीज़ें लोगों को पहले पता ही नहीं होती है कि अगर हम अर्ली विथड्रॉल करेंगे तो इसके अंदर कितना नुकसान होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस आपको ये ब्रेक इवन देगा आफ्टर एवरी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, जो कमीशंस इन्वॉल्व्ड हैं इसके अंदर, जो
जो इसकी फ़ीस इन्वॉल्व है, वो सारी फ़ीसेस वगैरह सब कर करा के आपको जो ब्रेक इवन मिलेगा वो 5 से 6 साल के अंदर मिलेगा। 5 से 6 साल बाद अगर आप इसको विथड्रॉ करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत आपको प्रॉफ़िट मिल जाए और आपको उसमें थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाए, वरना उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो बैंक इंश्योरेंस बेसिकली आप अगर आप लाइफ़ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसको आपको क्योंकि लोग इसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको इसके अंदर एक इंश्योरेंस की भी का फ़ायदा भी नज़र आ रहा होता है और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब आप उसको ड्रिल डाउन करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार बेहतर ये था कि मैं अलग से इंश्योरेंस ले लेता, अलग से एक टर्म इंश्योरेंस ले लेता, लाइफ इंश्योरेंस ले लेता अगर आपको लेना है। अगर आपके बिलीफ्स इस पे रहते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, तो आप फिर उस केस में आप ले लें इंश्योरेंस, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंश्योरेंस लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका वो कॉस्ट इतनी कम होगी जब आप लाइफ इंश्योरेंस अलग से लेते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट अलग से करते हैं तो आपको पता है यार ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो मुझे समझ में आएगा, लेकिन ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे जा रहे हैं, तो ये मुझे वापस नहीं मिलने कभी भी। सही है ना? अगर लेट्स से आपने जितने भी अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस कराई है, वो आपके ऊपर है, आप कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। उसकी अमाउंट ऐसी नहीं होगी कि एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट होगी और आपको लेट्स से 2 साल बाद आपको ख़त्म भी करानी है तो आप उसके प्रीमियम देना बंद कर दें, दैट्स अबाउट इट। लेकिन अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आप सोच के कर रहे होंगे कि यार ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, और उसके अंदर जब आपको पैसे वापस निकलवाने होंगे आप एज़ एन इन्वेस्टमेंट सोच के, तो आप सोचें आपको जब 2 साल बाद पैसे वापस मिल रहे होंगे, तो वो आपके ऑलमोस्ट कोई 50-60 हज़ार रुपए, 2 लाख रुपए के ऊपर जब कम हो जाएँगे, तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ें रादर देन जस्ट रिलाइंग कि वो बंदा सामने वाला क्या कह रहा है। और बैंक्स वालों से तो मेरी ख़ास तौर पे एप्लीकेशन है, प्लीज़ जो आप कम से कम ऐसा तो देखें ना कि बंदा आपके पास कौन-सा आ रहा है। आप 29 इयर्स वाले को भी सेम प्लान दे रहे हैं जो कि लेट्स से 65 इयर्स वाला आ रहा है, उसको भी सेम प्लान दे रहे हैं, और 29 इयर्स वाले को भी सेम प्लान दे रहे हैं। और अगर नहीं भी दे रहे तो आप सोचें ना, 65 इयर्स वाला जो एक रिटायर्ड बंदा है, उसको एक सिंपल सी फिक्स इनकम चाहिए, उसको इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? उसने उसके बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड होंगे, वो उसको लाइफ इंश्योरेंस की एज़ सच मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अगर होगी तो वो ऑटोमैटिकली खुद जाके ले लेगा। आपको उसको बंडल करने की ज़रूरत नहीं है बैंक इंश्योरेंस के थ्रू। अगेन मैं जो जनरल पब्लिक देख रही है, मैं उसको बोलूँगा कि यार आप बैंक इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़ें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपको इंश्योरेंस करवानी है तो आप इंश्योरेंस की कंपनी में जाएँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम आपको ये तो होगा कि रिडेम्पशन के टाइम पर आपको कोई मेजर सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर बैंक इंश्योरेंस में जाते हैं और फ़र्ज़ करें स्टॉक मार्केट का वही हाल रहता है जिस तरह से आजकल चल रहा है कि बिल्कुल नीचे आई हुई है, तो रादर देन कि वो थोड़े बहुत पैसे बढ़ते, एक तो वो उन्होंने फ़ीस में कम करने हैं पैसे, और दूसरा ये कि आपका जो नैव कम हो जाएगा वो उसमें भी कम हो जाएँगे। तो आप ये समझें 50% का नुकसान आपका वहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ आपको, मैंने पिछली दफ़ा वीडियो में भी कहा था कि मेरी वीडियोज़ के अंदर जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं उसके अंदर कभी-कभी स्कैमर्स आ जाते हैं, स्पैमर्स आ जाते हैं। तो उन दोनों लोगों से आपको बचना है और मेक श्योर करना है कि आप उनके चक्करों में ना आएँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कुछ लोग उनके ऊपर कमेंट्स करके आंसर्स भी माँग रहे होते हैं। तो इस तरह के लोग आ जाते हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड बात करते हैं, या व्हाट्सएप दे देते हैं कि हमारे इस व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, तो मैं कभी भी अपना व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में नहीं डालूँगा। मेक श्योर करें आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात ना करें। इसके अलावा मेरा न्यूज़लेटर ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यूज़लेटर के अंदर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, हर हफ्ते न्यूज़लेटर निकालता हूँ मैं, तो प्लीज़ न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, एक और चीज़ जो बैंक इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आप ये भी सोचें कि जब आप कोई बैंकर आपको ये इंश्योरेंस बेचता है ना, तो वो एक्चुअली किसी बैक एंड किसी और इंश्योरेंस कंपनी का प्लान होता है जो आपको बेच रहा होता है। फ़र्ज़ करें वो बैंक किसी टाइम पर उस कंपनी से अलग हो जाता है, या उस उनका कॉन्ट्रैक्ट उस इंश्योरेंस कंपनी से ख़त्म हो जाता है। तो लेट्स से 3 साल बाद अगर आप अपने इंश्योरेंस प्लान के लिए वापस जाते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक आपको बोलेगा नहीं, अब हमारे पास ना आएँ, आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाएँ। तो आपका वो लिंक भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी इंटरमीडिएट के थ्रू ना करें, अगर आपको करना भी है कभी बैंक इंश्योरेंस, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस एज़ सच ठीक है, नुकसान वाली चीज़ होती है, कोई इतना अच्छी चीज़ भी नहीं है, लेकिन आपको जब टर्म्स एंड कंडीशन पता होंगी, लेट्स से मुझे पता है कि यार इसके अंदर ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी हो सकता है और इंश्योरेंस का फ़ायदा भी है इसके अंदर। तो अगर ये चीज़ मुझे पता है, तो फिर तो ठीक है, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं बैंक के थ्रू नहीं करूँगा, मैं फिर इन्वेस्टमेंट उस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करूँगा, तो प्रॉब्ली जो बैंक का बीच में कट आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको करना भी है, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर बाय द वे ये है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में करनी है, तो आप इंटरमीडिएट कंपनी को फ़ारिग करें, उसमें बीच में से बैंक को ख़त्म करें और डायरेक्ट उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करें और उनके साथ अपना जो भी पेपर वर्क है, उनके साथ करें। अच्छा, अभी हम
फाइनेंस को समझने की बात कर रहे हैं, लर्निंग करने की बात कर रहे हैं, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी फायर की, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। ये एक मूवमेंट चली हुई है, मैंने इसका लिंक यहाँ पे लगा दिया इस वीडियो को, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके अपना डे टू डे जो लाइफ है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया मैंने। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।